हेलो एवरीवन, मैं हूं शशिकांत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जूक केम में, जहां पर मिलती है आपको डीप स्टडी बट इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये मेरा दावा है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के बाद आप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम फटाफट लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हर वीडियो में एक रिकैप सेक्शन होता है जिसमें हम पिछली क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करते हैं ताकि आपको पिछली चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिकैप सेक्शन। वेलकम टू यू इन रिकैप सेक्शन। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में कुछ पिछली वीडियोस से रिलेटेड क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पिछले वीडियोस को देखें। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सक्सेसिव मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय। मीन्स जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, उनके मॉलिक्यूलर मासेस में कितने यूनिट का डिफरेंस होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 12 यूनिट, ऑप्शन बी 14 यूनिट, ऑप्शन सी 10 यूनिट, ऑप्शन डी 6 यूनिट। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा था वो करेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, उनके फार्मूले में CH2 का डिफरेंस होता है और CH2 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो होता है 14 यूनिट। इसका मतलब सक्सेसिव होमोलॉगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होंगे उनके मॉलिक्यूलर मासेस में 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। क्लियर? अब आता है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, देयर आर ब्लैंक स्पेस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन्स। मीन्स स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बताना है कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। नीचे ऑप्शंस दिए हैं 2, 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि तो पिछली क्लास में हमने आइसोमरिज्म के बारे में भी डिस्कस किया था और कुछ आइसोमर्स के बारे में भी बताया था। आइसोमर्स मीन्स दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों आती हैं? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये प्रॉपर्टीज उनके स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से आता है। तो पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, पेंटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होंगे। इनकी जितनी भी वैलेंसीज बचती हैं उसमें हाइड्रोजन अटैच होगा। इन 5 कार्बन एटम से हम कितने टाइप के पॉसिबल स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर सकते हैं? तो पहला तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया। इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C5H12। अब हमें ऐसे स्ट्रक्चरल पॉसिबल स्ट्रक्चरल ड्रा करने हैं जिसमें 5 कार्बन हो और 12 हाइड्रोजन हो। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 कार्बन एटम्स एक चेन में अरेंज कर दें और लास्ट का जो कार्बन है उसको किसी दूसरे कार्बन के साथ हम अटैच कर दें। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 5 कार्बन एटम्स हैं और टोटल हाइड्रोजन एटम्स 12 हैं। क्लियर? मीन्स इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है। एक और यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है, 3 कार्बन एटम एक चेन में, बाकी मिडिल कार्बन एटम के साथ दूसरे कार्बन हम अटैच कर दे रहे हैं। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम काउंट कर सकते हैं 5 कार्बन एटम्स और 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिलेगा कि 5 कार्बन एटम और 12 हाइड्रोजन एटम हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि
3 पॉसिबल स्ट्रक्चर पेंटेन से बनाए जा सकते हैं। मीन्स पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, आप पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि जो भी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर आप उसको नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आईयूपीएससी नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्लास 10th में और हायर क्लासेस में भी आईयूपीएससी नेमिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, जब भी किसी कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसके नेम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कंपाउंड है क्या। स्टार्टिंग में जब कंपाउंड्स स्टडी किए जाते थे या नए कंपाउंड्स डिस्कवर होते थे, प्रिपेयर किए जाते थे, तो उनके नॉमेनक्लेचर का कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं था। जनरली कंपाउंड्स के सोर्स के बेस पर उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता था। क्या आप मार्स गैस के बारे में जानते हैं? मार्स गैस बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें मार्स गैस के बारे में पता होगा, लेकिन अगर उन स्टूडेंट्स से हम मीथेन गैस के बारे में पूछें तो नियर अबाउट तो मीथेन गैस के बारे में सभी जानते होंगे। स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं। इसे मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैस मार्सी एरिया में पाई जाती है। मार्सी मतलब दलदल, जो दलदली स्थान होता है वहाँ पर ये गैस प्रोड्यूस होती है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होते हैं, वहाँ पर सड़ते गलते हैं, तो उनसे ये गैस निकलती है और ये हाईली इन्फ्लामेबल है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर ये बर्न भी हो जाती है। कोल माइन में भी ये गैस निकलती है और कोल माइन में ब्लास्ट होने का रीज़न भी यही गैस होती है, इसलिए इस गैस को डैम्प गैस भी कहते हैं। डैम्प गैस। अब एक मीथेन गैस, उसके 2 और नेम हैं, मार्स गैस और डैम्प गैस। तो स्टूडेंट्स, किसी को डैम्प गैस के बारे में पता होगा, किसी को मार्स गैस के बारे में पता होगा और किसी को मीथेन गैस के बारे में पता होगा। तो जनरली स्टार्टिंग में जब कंपाउंड्स ऑब्टेन होते थे या प्रिपेयर किए जाते थे, नॉमेनक्लेचर का कोई पर्टिकुलर रूल ना हो करके उनके सोर्स के बेस पर या उनके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता था। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ज़्यादातर लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड का यूज किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा एसिटिक एसिड। इसका नाम एसिटिक एसिड क्यों रखा गया? क्योंकि ये सबसे पहले विनेगर में ऑब्टेन किया गया था और विनेगर को लैटिन वर्ड में कहते हैं एसिटम। एसिटम मीन्स विनेगर। क्लियर? तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम रख दिया गया एसिटिक एसिड। जैसे आपने एक और एसिड सुना होगा, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों रखा गया? क्योंकि ये सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था फॉर्मिकस में। व्हाट इज फॉर्मिकस? फॉर्मिकस कहते हैं ग्रीक वर्ड में रेड एंट को। लाल चींटियां होती हैं, उनको ग्रीक वर्ड में फॉर्मिकस कहा जाता है, इसलिए इस एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। यूरिया, यूरिक एसिड, ये नेम कैसे रखे गए? क्योंकि ये मिलते हैं यूरिन में, इसलिए इन कंपाउंड्स के नाम यूरिया, यूरिक एसिड पड़ गए। तो इसी तरह से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम उनके सोर्स या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पर रखे जाते थे और इनमें ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक वर्ड यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती थी स्टूडेंट्स, जब कोई स्टूडेंट या साइंटिस्ट दूसरे कंट्री में जाता था तो स्टडी में या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मीथेन गैस कहा जाता है और फॉरेन कंट्रीज़ में उसी गैस को मार्स गैस कहते हैं। तो प्रॉब्लम तब आ जाती है जब वहाँ फॉरेन कंट्री में स्टूडेंट से पूछा जाए व्हाट इज़ मार्स गैस, तो वो कुछ नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको तो मीथेन गैस के बारे में पता है। तो ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल लेवल पर थी।
तो इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा मिले, तो उसके लिए एक यूनियन बनाया गया जिसे कहते हैं IUPAC। तो ये जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम था इसे कहते हैं ट्राइवियल मेथड। लेकिन ये ट्राइवियल मेथड उस समय प्रॉब्लम क्रिएट करता था जब कोई स्टूडेंट या साइंटिस्ट फॉरेन कंट्रीज़ में जाता था, तो वहाँ पर उसको कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यहाँ पर तो वो मीथेन गैस के बारे में पढ़ करके गया है, लेकिन वहाँ पर उसको मार्स गैस के बारे में पूछा जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। जैसे स्कूल में कोई गार्जियन आकर के अपने बच्चे के बारे में पूछे कि हमारा बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, उसका नाम चिंटू है, आप उसको हमसे मिलवा दीजिए। लेकिन उस बच्चे का स्कूल में नाम कुछ और है, स्कूल में नाम उसका सौरभ है, तो टीचर्स उसके परेशान होंगे कि चिंटू भाई किस क्लास में पढ़ता है, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा ढूंढना। तो उसी तरह से एक कंपाउंड्स के अलग अलग एरिया में, अलग अलग कंट्री में डिफरेंट नेम्स होते थे, तो आपस में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी। तो ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल लेवल पर महसूस की गई और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर एक यूनियन बनाया गया जिसका एक ही पर्पस था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, और इस यूनियन का नाम रखा गया IUPAC। स्टूडेंट्स, IUPAC का फुल फॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, IUPAC का फुल फॉर्म 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये आप लोग फटाफट नोट कर लें और इसको याद भी रखेंगे। इस यूनियन ने मिल करके कुछ रूल्स बनाए, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। रूल्स बनाने के पीछे मेन एम ये था कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला पता हो तो आसानी से उसका नॉमेनक्लेचर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला मालूम है तो हम उस कंपाउंड का IUPAC नेम दे सकते हैं, या अगर IUPAC नेम पता है किसी कंपाउंड का तो उसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बता सकते हैं। तो IUPAC ने जो रूल्स बनाए उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर कहलाता है। पहले जो हमने डिस्कस किया वो ट्राइवियल मेथड था, यानी कोई रेगुलर, कोई परफेक्ट मेथड नहीं था, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, IUPAC का हेड ऑफिस जिनेवा में है। अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम पता करना है तो आप जिनेवा जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम कुछ रूल्स बताने जा रहे हैं, उस रूल्स को आप अपनी डायरी पे नोट कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें, और आप खुद ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रूल्स थे, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलिए देखते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, इनके रूल्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूली हैं उनको हम कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी एक रीकैप सेक्शन में क्वेश्चन दिया था पेंटेन। पेंटेन में स्टूडेंट्स 5 कार्बन एटम्स होते हैं, और जिसका हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा किया था इसमें 5 कार्बन एटम्स थे, और इसके साथ जितनी भी वैलेंसीज बचती हैं उतने हाइड्रोजन एटम अटैच कर देते हैं, क्योंकि हर कार्बन एटम्स अपने साथ 4 एटम को अटैच कर सकता है। तो ये कार्बन अपने साथ एक कार्बन को अटैच किए हुए है, इसका मतलब बाकी 3 एटम और अटैच कर सकता है। तो 3 वैलेंसीज जो बचती हैं उनसे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इस कार्बन की अगर बात करें तो ये अपने साथ 2 कार्बन एटम अटैच किए हुए हैं, इसकी 2 वैलेंसी बचती हैं, और इन दोनों में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हाइड्रोजन, फिर इसमें 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास भी 3 वैलेंसीज बचती हैं, और ये अपने साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने पेंटेन का जो फार्मूला लिखा है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है। इस फार्मूले को हम थोड़ा सा डेंस कर सकते हैं। कैसे? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इस कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन एटम।
तो हम इसको CH3 लिख सकते हैं। फिर ये कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो एक सिंगल बॉन्ड से दूसरा कार्बन इसके साथ अटैच है, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर हम CH2 लिख सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से बाकी हम कार्बन लिख सकते हैं यहाँ पर CH2 और लास्ट में इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, तो ये CH3। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम और भी डेंस कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ड्रा किए हैं वो हम ना भी ड्रा करें तब भी हमारा काम चल सकता है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये डेंस फार्मूला, तो किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। या अगर हम चाहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम सिर्फ कार्बन एटम रिप्रेजेंट करें। 5 कार्बन एटम्स हैं जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। यहाँ पर हमने 5 कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से अटैच किया है। बाकी हाइड्रोजन एटम यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड है। हाइड्रोजन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टेफनी की तरह है, यहाँ पर वैलेंसी फ्री रहती हैं, वहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम अटैच कर सकते हैं। तो हम पेंटेन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और मेथड है, अगर हम चाहें ये नीचे भी हमने पेंटेन का फार्मूला लिखा है। स्टूडेंट्स, इस तरह से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूले रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जितने भी आपको फ्री एंड या कॉर्नर्स या क्रॉस मिलते हैं वो सारे कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फ्री एंड है, ये यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, ये फ्री एंड, यहाँ पर कार्बन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5 कार्बन एटम्स हैं और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? तो इस तरह से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें पता है तो उसका हम IUPAC नेम पता कर सकते हैं, और अगर हमें IUPAC नेम पता है तो हम उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के घर तक अगर हमें पहुंचना है तो कम से कम उसके बारे में 4 इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। पहली चीज़ उसका हाउस नंबर, उसका मोहल्ला, उसका सिटी और उसका स्टेट, यानी वो किस स्टेट में रहता है, किस शहर में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, और उसका हाउस नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? या हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम में 4 पार्ट्स होते हैं। कौन से 4 पार्ट्स होते हैं देखते हैं। नेम का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स। इसके बाद रूट वर्ड, फिर होता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर लास्ट में लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम में ये 4 पार्ट्स होते हैं: प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, 2-chloroheptane 1R। मान लेते हैं एक IUPAC नेम है एक कार्बनिक कंपाउंड का, तो इसमें 2-chloro जो ये पोर्शन है ये है प्रीफिक्स। आप सभी को पता होगा कि नेम का फर्स्ट पार्ट प्रीफिक्स कहा जाता है। फिर हेप्ट, ये पोर्शन रूट वर्ड है, और हेप्ट के बाद लगा हुआ है इसमें इन, ये है प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद फिर लास्ट का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? तो एक्चुअल में प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स ये सब हैं क्या? तो चलिए पहले हम इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इनको ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारी समझ में आ गई तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नेम फटाफट बता सकते हैं। देखते हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स ये हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स मीन्स आईयूपीएससी नेम का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स में जनरली दो चीज़ें आती हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन। ये दो चीज़ें प्रीफिक्स में लिखी जाती हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमने बताया कार्बन कंपाउंड्स अगर है तो हाइड्रोजन स्टेफनी की तरह होती है, कहीं पर भी लगा होता है। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स में जनरली आते हैं हैलोजन। हैलोजन जिसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन कहे जाते हैं। तो ये एटम जनरली हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन कंपाउंड्स में अटैच मिलते हैं। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैलोजन प्रेजेंट है तो उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स के फॉर्म में। लेकिन हैलोजन है तो उनका नाम हम क्या लिखेंगे? हैलोजन को हम जनरली लिखते हैं हेलो। जैसे कि हैलोजन में फ्लोरीन है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ्लोरीन प्रेजेंट है तो फ्लोरीन को हम प्रीफिक्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसका नाम लिखेंगे फ्लोरो। क्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। आयोडीन के लिए आयोडो। क्लियर? इनके अलावा कुछ दूसरे भी एटम्स होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में कार्बन कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर NH2 ग्रुप आकर के ऐड हो जाता है तो इसको भी प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और इसके लिए लिखते हैं एमिनो। इसी तरह से NO2 ग्रुप आकर के अटैच हो सकता है तो इसको हम लिखेंगे नाइट्रो। तो इस तरह से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और उनका प्रीफिक्स हम ये लिखते हैं। क्लियर? इसके अलावा प्रीफिक्स में हम साइड चेन के बारे में भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फटाफट ये चीज़ें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे साइड चेन के बारे में। साइड चेन। साइड चेन को भी हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी उसका भी नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अब साइड चेन क्या होता है? जैसे कार्बन की एक लंबी सी चेन है तो एक सिंगल स्ट्रेट चेन है। अगर इसमें साइड में भी कोई कार्बन एटम अटैच हो जाए तो इसकी साइड चेन या ब्रांच चेन कही जाएगी। ठीक? साइड चेन जो होगा या ब्रांच चेन होगा उसके लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और उसे हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा था वो एल्काइन था और ये है एल्काइल ग्रुप और इसके लिए जनरल फार्मूला CnH2n+1 है। जैसे यहाँ पर एक साइड चेन में एक कार्बन प्रेजेंट है तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगा। उसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो इस जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला दिख रहा है। अगर किसी साइड चेन में 2 कार्बन एटम है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला होना चाहिए C2, n की जगह पर 2 रखेंगे तो H कितना होगा? 5। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसिंग गेज हैं, 2 फ्री बचती हैं, 2 में हाइड्रोजन होगा। इसके साथ 3 वैलेंसिंग फ्री बचती हैं तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम होंगे। तो साइड में 2 कार्बन एटम और उनके साथ टोटल 5 हाइड्रोजन एटम्स। तो इस टाइप में जो भी हमको साइड में मिलेंगे फार्मूले वो होगा साइड चेन और उन्हें हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। तो अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो उसका हम नेम क्या लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स, नेम डिपेंड करता है कि साइड चेन में कितने कार्बन एटम हैं और फिर उस कार्बन एटम्स का रूट वर्ड लिख करके उसमें
YL ऐड कर देते हैं। अब रूट वर्ड क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे तो क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन एटम हैं और 2 कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड होता है एथ। क्या होता है? एथ। अब अगर ये साइड चेन हमको प्रीफिक्स के फॉर्म में पहले लिखना है तो इसका नाम क्या होगा? एथ, और उसमें फिर YL ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? इथाइल। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन, इनको हम IUPAC नेमिंग में सबसे पहले मेंशन करते हैं। अब देखते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या हैं? किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते समय हम सबसे पहले उस कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों, तो वो हमारी पेरेंट्स चेन कही जाती है, और उसी के बेस पर हम रूट वर्ड्स डिसाइड करते हैं। अगर हमारे कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं मेथ। अब एक हम टेबल यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इसके लिए रूट वर्ड्स क्या लिखते हैं? अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ सिंगल कार्बन एटम है तो उसके लिए रूट वर्ड होता है मेथ। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2 कार्बन प्रेजेंट हैं तो उसके लिए वर्ड होगा एथ। अगर 3 कार्बन एटम्स की चेन है तो उसके लिए लिखेंगे प्रोप। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। तो जितने कार्बन एटम्स उस पेरेंट चेन में प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पर हम उनका रूट वर्ड यूज करते हैं। मीन्स IUPAC नेमिंग में हम रूट वर्ड लिखेंगे। ठीक, जैसे किसी कार्बन कंपाउंड्स में 5 कार्बन की एक चेन है, 5 कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पेंट लिखेंगे। अगर किसी में 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ऑक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से 10 कार्बन एटम्स के हमने रूट वर्ड्स लिख दिए हैं। इनको फटाफट आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। इन्हें कहते हैं केमिस्ट्री की गिनती। जैसे आपने 1 2 3 सीखा है, 1 2 3 सीखा है, उसी तरह से केमिस्ट्री में इन्हें भी आपको लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये लर्न नहीं होगा आप IUPAC नेमिंग नहीं कर पाएंगे। 10 से ज़्यादा कार्बन आइटम्स अगर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस तरह से आगे भी नंबर्स होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको 10 तक ही लर्न करने हैं, इंटरमीडिएट तक इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या है? सफिक्स का मतलब नेम का लास्ट पोर्शन। लास्ट पोर्शन में 2 पार्ट कर दिए गए, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेचर को शो करता है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो वो एल्कीन की कैटेगरी में आता है या एल्काइन की कैटेगरी में आता है। तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब वो एल्केन ग्रुप का मेंबर है। कैसे पता चलेगा कि एल्केन ग्रुप का मेंबर है? अगर सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है और उसका फार्मूला CnH2n+2 को फॉलो करता है तो वो एल्केन ग्रुप का मेंबर होगा। और उस कंडीशन में हम प्राइमरी सफिक्स जो यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स उसका हम यूज करेंगे एन। क्लियर? अगर वो कंपाउंड एल्कीन ग्रुप का मेंबर है, कैसे पता होगा? जब वो CnH2n को फॉलो करेगा, तब हम उसके लिए प्राइमरी सफिक्स
इन लिखेंगे। और अगर वो कंपाउंड एल्काइन ग्रुप का मेंबर है, मीन्स वो CnH2n-2 फार्मूले को फॉलो कर रहा है, तो उसमें हम प्राइमरी सफिक्स YNE ऐड करते हैं, आइन। क्लियर? तो ये है प्राइमरी सफिक्स। फिर अब देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमने बताया कि अगर कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाता है और उस वजह से अगर कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो हम उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लास 10th में इस सेशन के लिए फंक्शनल ग्रुप और उनसे रिलेटेड IUPAC नेमिंग को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको उसको भी डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। जैसे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH प्रेजेंट है, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यह है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फंक्शनल ग्रुप में COOR प्रेजेंट है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOR मीन्स मिथाइल ग्रुप, अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये होता है ईस्टर। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईस्टर। अगर CHO ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड। C के साथ इधर कार्बन चेन है और C के साथ इस साइड में भी कार्बन चेन है और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर O यानी ऑक्सीजन अटैच है, तो ये ग्रुप कहा जाएगा कीटोन ग्रुप। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये है एल्कोहलिक ग्रुप। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। अगर ये कार्बन कंपाउंड से प्रेजेंट हैं, तो इनके नेम हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। नेम क्या लिखेंगे? मीन्स सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसके लिए? अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हम लिखते हैं ओइक एसिड। अगर ईस्टर है तो ईस्टर में जो भी यहाँ पर कार्बन चेन होगी उसको हम लिखेंगे एल्किल एल्केनोएट। अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है मीन्स एल्डिहाइड अगर है, तो उसके लिए हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स AL अल। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं नोन। और अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑल, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल एक्सेट्रा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इनके बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी चारों पार्ट्स हमने IUPAC नेम के डिस्क्राइब कर दिए और आपने भी इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। अगर आप इनको आप जितनी जल्दी याद कर लेते हैं, इनको आप जितनी जल्दी लर्न कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी IUPAC नेमिंग आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया कि IUPAC नेमिंग बहुत ही ईजी है। IUPAC सिस्टम के थ्रू हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसके लिए सिर्फ 2 रूल्स हैं। पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन।
फर्स्ट रूल इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट्स चेन क्या है? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की जो सबसे लंबी चेन होती है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे ज़्यादा होते हैं, उस चेन को हम कहते हैं पेरेंट्स चेन या फिर मेन चेन। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है कि हमें सबसे पहले पेरेंट्स चेन को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक, फिर सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल इज नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स present in parent chain। सेकेंड रूल है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, यानी उस पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग किसी एक एंड से हम स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे इसके बहुत सारे रूल हैं। उनमें सबसे पहला रूल ये है, किसी पेरेंट चेन की नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जिधर हमको फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम एग्जांपल्स के साथ समझते चलेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एल्केन के। जैसे कि ये कार्बन कंपाउंड है जिसमें कि 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और ये सारे कार्बन एटम्स एक सिंपल चेन में अरेंज हैं। इनके साथ हाइड्रोजन एटम्स भी होंगे, तो उनको भी हम लिख लेते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो पहले वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन होंगे, फिर हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और लास्ट में भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन के साथ कार्बन, फिर लास्ट में भी 3 हाइड्रोजन। इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अब अगर हमें इसका आईपीएससी नेम लिखना तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहला रूल क्या कहता है? सेलेक्ट द पेरेंट चेन, मीन्स लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही चेन है, इसलिए उसको सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमारी पेरेंट्स चेन होगी। क्लियर? फिर सेकेंड रूल क्या कहता है? नंबर द कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन पेरेंट्स चेन। तो इनकी नंबरिंग करनी है, लेकिन नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन हमें पहले मिल जाए। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ना कोई साइड चेन है, ना सब्स्टिट्यूएंट्स है, ना फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब हम इस कार्बन एटम्स की, इस कार्बन कंपाउंड्स की किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, यानी इस चेन में 4 कार्बन एटम हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे इसका आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में 2 चीज़ें, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ना तो यहाँ पर कोई साइड चेन है और ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में प्रीफिक्स नहीं है। क्लियर? तो प्रीफिक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद लिखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं। पेरेंट्स, उस कंपाउंड की पेरेंट्स चेन में कितने कार्बन एटम हैं। तो यहाँ पर हमने काउंट किया 4 कार्बन एटम्स हैं। 4 कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड क्या लिखते हैं? ब्यूट। क्लियर? उसके बाद फिर लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कंपाउंड्स के नेचर को शो करता है, ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा जनरल फार्मूला CnH2n+2 में फिट हो रहा है और सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये एल्केन है, और जो एल्केन होता है उसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं? एन। तो ब्यूट के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एन। उसके बाद लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। सेकेंडरी सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं प्रेजेंट है, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स इस कार्बन कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और चूंकि इसमें कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है और एक सिंपल सी चेन है, इसलिए इस कार्बन कंपाउंड को हम
नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं, एन ब्यूटेन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूला लिखा। सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करना है? आईपीएससी नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सेलेक्ट करना है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब लॉन्गेस्ट चेन। तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम चेन में हैं? तो अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4, और इसको भी हम इंक्लूड करेंगे 5 कार्बन एटम्स। एक सिंगल चेन में यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। चेन जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधी हो, वो मुड़ भी सकती है। जैसे एक धागे को हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं, उसी तरह से चेन भी ट्विस्ट हो सकती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी पेरेंट चेन होगी और इसमें हमको नंबरिंग करना है, क्योंकि इसमें कोई भी साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो किसी भी तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट, और चूंकि ये सैचुरेटेड है, एल्केन ग्रुप से रिलेटेड है, इसलिए इसमें एन ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा इसका आईपीएससी नेम पेंटेन। चूंकि ये नॉर्मल चेन है, इसलिए इसको हम नॉर्मल पेंटेन भी लिख सकते हैं। क्लियर? फिर देखते हैं अगला एग्जांपल। अब इसका आईपीएससी नेम हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट चेन मीन्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन की ये चेन मिलती है। 1 2 3 कार्बन की ये चेन हो गई। 1 2 3 4 कार्बन की ये चेन मिलती है। तो 4 कार्बन वाली कोई भी चेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप हमें पहले मिल जाए। तो अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो 1 2 3, ये 3 पर होता है साइड चेन। अगर नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो 1 2 पर मिलेगी ये साइड चेन। तो नंबरिंग हम करेंगे इस साइड से 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ पेरेंट चेन में जो कार्बन आइटम है उन्हीं की नंबरिंग करते हैं, उनके साथ में अटैच साइड में जो चेन है उसकी नंबरिंग नहीं करते। तो ये हमने कर दिया कार्बन कंपाउंड्स की नंबरिंग। अब लिखते हैं इसका आईपीएससी नेम। सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी पेरेंट चेन है और ये हमारी पेरेंट चेन है, और इसमें साइड में एक चेन ये लगी हुई है, और इस चेन में सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है। और जब चेन में सिंगल कार्बन एटम होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ। और चूंकि साइड चेन को हमने बताया था कि ये एल्काइल ग्रुप होता है, और इसका नाम लिखने के लिए रूट वर्ड के साथ साथ YL ऐड कर देते हैं, तो इस साइड चेन का नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। इसमें YL ऐड कर देंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ही हम इस साइड चेन की पोजीशन भी लिखते हैं कि ये किस नंबर कार्बन पर अटैच है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 नंबर कार्बन पर अटैच है, तो इसके साथ साथ में हम नंबर भी लिखते हैं। और स्टूडेंट्स, नंबर और नेम के बीच में डैश होगा। तो ये हमने लिख दिया प्रीफिक्स। अब इसके बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम हैं, तो हम देख रहे हैं 4, और 4 के लिए लिखा जाता है ब्यूट। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो नेचर शो करता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये क्या है? एल्केन, इसलिए उसके लिए हम लिख देते हैं ANEN। लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आईपीएससी नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन एटम भी अटैच है। तो आईपीएससी नेमिंग के लिए पहला रूल क्या कहता है? सिलेक्ट द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्लियर है, जिसमें 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। फिर दूसरा रूल क्या कहता है? नंबरिंग द कार्बन एटम्स।
तो जो पेरेंट्स चेन में कार्बन आइटम्स हैं उनकी नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिधर हमें सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन पहले मिल जाए। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस साइड से 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद हम स्टूडेंट्स नेम लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रेफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है ब्रोमीन, और ब्रोमीन हेलोजन है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं ब्रोमो। ये 2 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है इसलिए हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद रूट वर्ड 4 कार्बन है इसके लिए लिखेंगे ब्यूट, और फिर प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। आईपीएससी नेम हुआ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर। स्टूडेंट्स ये रहा अगला एग्जांपल। इसमें सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। फिर इसके बाद पेरेंट चेन में जो कार्बन एटम्स हैं उनकी नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन हमको पहले मिल जाए। तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 पर ब्रोमीन मिलता है। इधर से काउंट करें 1 2 पर मिथाइल ग्रुप मिलता है। तो नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि 3 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है और 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसका आईपीएससी नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेफिक्स लिखते हैं। तो प्रेफिक्स में साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो आईपीएससी नेम में हम अल्फ़ाबेट के लिए उनको लिखते हैं। तो ब्रोमीन को बी से स्टार्ट होता है, तो ब्रोमीन को हम पहले लिखेंगे विथ नंबर 3 ब्रोमो। 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, ये हो गया प्रेफिक्स। उसके बाद रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए पेंट, और प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, पेंटेन। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर। एक एग्जांपल और यहाँ पर देखते हैं। इसका आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन, ये क्लियर है। फिर यहाँ पर एक साइड चेन है और एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। इस पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर हमें साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स पहले मिल जाए। तो स्टूडेंट्स इधर से करते हैं 1 2 पर मिथाइल ग्रुप, इधर से करते हैं 1 2 पर क्लोराइड ग्रुप। दोनों साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि हमको दोनों साइड पर साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर पोजीशन सेम है, दोनों साइड से नंबरिंग करने पर अगर हमें पोजीशन सेम मिलती है तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफर करेंगे। मीन्स नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर। अब इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा सबसे पहले प्रेफिक्स भी अल्फ़ाबेट के लिए लिखेंगे। तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और फिर रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए पेंट, और प्राइमरी सफिक्स एन। तो ये हो गया इसका आईपीएससी नेम 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। अब देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। इसका आईपीएससी नेम लिखना है। सबसे पहला रोल पेरेंट्स चेन का सिलेक्शन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स हैं इस चेन में। एक चेन स्टूडेंट्स यहाँ पर और भी हमको मिल रही है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चेन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 6 कार्बन आइटम्स मिलते हैं, और ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो इसमें 5 कार्बन आइटम्स ही मिलेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी पेरेंट्स चेन होगी, यानी ये चेन हमारी पेरेंट्स चेन होगी।
क्लियर। अब इसमें साइड में ये CH3 लगा हुआ है तो ये साइड चेन हो जाएगी। अगर हम इसको सीधा कर दें तो ऊपर चला जाएगा, साइड चेन हो जाएगी। और इसमें एक ब्रोमीन एटम भी अटैच है। पेरेंट चेन हमारी ये होगी। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद फिर इसका हम इसके कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से जिधर हमें चीज़ें पहले मिल जाए तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 पर ये साइड चेन हमको मिलता है। और अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2, 2 पर हमको ब्रोमीन एटम मिलता है। तो नंबरिंग किधर से होगी? नंबरिंग हम करेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के बाद हम IUPAC नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमीन को, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है। 2 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है, 2 ब्रोमो। 4 नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, 4 मिथाइल। फिर उसके बाद रूट वर्ड 6 कार्बन है, 6 के लिए लिखते हैं हेक्स और प्राइमरी सफिक्स होगा एन। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का IUPAC नेम, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना जो कि क्लियर है। यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन एटम एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। पेरेंट चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करना। नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3। 3 पर हमें ब्रोमीन मिल रहा है, 1 2 2 पर क्लोरीन मिल रहा है। तो जो सबसे पहले मिल जाए उधर से नंबरिंग करना है, मीन्स नंबरिंग इधर से करेंगे 4 5। नंबरिंग के बाद नेम लिखना है। अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ब्रोमीन, 3 ब्रोमो। 2 नंबर पर क्लोरीन है, 2 क्लोरो। और फिर रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए पेन और प्राइमरी सफिक्स एन। IUPAC नेम 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर IUPAC नेम क्या होगा? हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रोमीन एटम अटैच हैं। पेरेंट चेन सेलेक्ट किया। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद फिर नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 2 पर ब्रोमीन मिलेगा, इस साइड से करेंगे 1 2 2 पर ब्रोमीन मिलेगा। तो किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग के बाद इसका नेम लिखना है। दोनों ही ब्रोमीन एटम हैं, एक 2 नंबर कार्बन पर, एक 3 नंबर कार्बन पर। तो हम क्या लिखेंगे 2 3, यानी दोनों नंबर मेंशन करना पड़ेगा और नंबर के बीच में कॉमा यूज करते हैं। नंबर और नेम के बीच में डैश यूज करेंगे। और यहाँ पर दोनों ब्रोमीन है तो इसलिए लिखेंगे डाई ब्रोमो। क्या लिखेंगे डाई ब्रोमो। और फिर रूट वर्ड में 4 कार्बन है, हो जाएगा ये ब्यूटेन। क्लियर। जब एक ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन होते हैं तो हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटाई इन वर्ड्स का भी यूज करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है। सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करना, ये हमने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद नंबरिंग करना। नंबरिंग किधर से करेंगे? अब इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। अब IUPAC नेम हमें लिखना है। तो चूंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है और पोजीशन इनकी है 2, तो IUPAC नेम में हम लिखेंगे 2, 2, क्योंकि दोनों की पोजीशन हमें मेंशन करनी है। अगर हम एक ही बार 2 लिखेंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि एक क्लोरीन एटम 2 नंबर पर है तो दूसरा क्लोरीन कहाँ होगा, कहीं लिखना भूल तो नहीं गए। तो इसलिए हमें 2 बार मेंशन करना पड़ेगा, 2, 2 डैश, फिर 2 क्लोरीन एटम है इसलिए हम लिखेंगे डाई। क्लोरीन के लिए क्लोरो और फिर 4 कार्बन एटम है तो इससे लिखेंगे ब्यूटेन।
क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। हमने हर एग्जाम्पल्स के साथ एक ना एक रूल देने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं तो आप मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर ईजिली सीख लेंगे। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एल्केन के एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आपको एल्कीन, एल्काइन और फंक्शनल ग्रुप के साथ आईपीएससी नेमिंग सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें और आप भी उनका बेनिफिट ले सकें। स्टूडेंट्स, अगर आपको आईपीएससी नेमिंग सिस्टम समझ में आया हो तो हमारी फ़ीस तो बनती ही है और फीस में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके कमेंट्स और लाइक्स चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करिए जो किसी रीजन से ट्यूशन या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।